जय हिंद मेरे सभी शिक्षकगण। यहाँ जो हम सब बाल विकास के मनोविज्ञान चैप्टर के टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये कोई छोटी क्लास नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी क्लास ली जाती हैं वो मैराथन क्लास रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि छोटे छोटे क्लास नहीं। क्योंकि हमारा सिद्धांत ही है कि एक टॉपिक्स को एक लंबे समय में एक साथ कंप्लीट करना। जो समय लगे पढ़ने में एक बार में ही वो क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। जिससे होता है क्या कि हमारे दिमाग में सेटअप ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा दिमाग में घूमता है, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए हम जैसे मनोवैज्ञानिक और उसके मत पर जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये 30-35 पेज के जाने वाले हैं और इससे कहीं आपका प्रश्न ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्योंकि आपने तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे पीडीएफ वगैरह खोजे होंगे, तो शायद आपको पता होगा इन सभी चीजों के बारे में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्लास काफी लंबा जाएगा और आप अपने धैर्यता के साथ में इस क्लास में क्या रहें, टिके रहें। अगर आपको सीटेट में अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्वालिफाई करने हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत विशेष करना होगा, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों का खेल सभी कुछ करना, 10 क्वेश्चन लेके आए, आपके आधे घंटे समय ले लें, हाई बाय कर लें, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पूरी डीपली हम सब पढ़ने वाले हैं किसी भी चीजों के। बाद में एमसीक्यू प्रश्न पे ध्यान दिया जाएगा। पहले आप किसी भी चीज के बारे में आपको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। तो अवश्य ही आप ये पूरी क्लास देखेंगे। चलिए देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मनोवैज्ञानिक और उसके मत क्या थे। जैसे फिलोसफियोलॉजी होता है ना, फिलोसफियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, अर्थात जो मनोवैज्ञानिक शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से होता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे आपको लिखा गया है, फिलॉसफी प्लस लॉजी से मिल करके बने होते हैं, जिसमें फिलॉसफी का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब ये बातें तो यहाँ साफ शब्दों में जारी हो रही है कि किसी भी, अर्थात मनोविज्ञान फिलोसफी लॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो कोई भी आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मतलब काफी पेचीदा से किसी भी चीजों के बारे में, उसकी आत्मा से किसी चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्या मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह शब्द किसने कहा, तो वाटसन के द्वारा कहा गया। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया, तो वाटसन के द्वारा कहा गया है। हम चीजों को रिपीट करेंगे, वो याद करवाने का आपको प्रयास करेंगे, भले ही क्लास क्यों ना लंबा जाए, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो ये बातें तो चलो, यहां से एक प्रश्न तो बनेगा, ये तो नहीं पूछेगा, चलो उससे छोड़ दो। ये प्रश्न तो पूछेंगे ना कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, तो वाटसन कहा। किसने कहा, वाटसन के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। चलिए, फिर क्या पूछा जा रहा है, वाटसन कहते हैं क्या कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। समझ रहे हो ना, मनोवैज्ञानिक आत्मा, उसकी आत्मा के बारे में जानेंगे। मतलब वाटसन का ये सिद्धांत समझ रहे। जैसे फिलॉसफी का आपने क्या पढ़ा कि आत्मा का विज्ञान होता है, क्या होता है, आत्मा का विज्ञान। अब यहां देखिए, वाटसन पहले ने क्या कह दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात तो तय है कि कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, उसके से लक्षण से ही हम मनोविज्ञान उसका समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो शब्द वाटसन ने कहा, और वाटसन यहां भी कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछेगा कि ये कौन ऐसा था जिसने कहा था कि अगर तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा बनाना चाहूंगा वैसा बना दूंगा। तो ये शब्द भी वाटसन का ही था, ठीक है। चलिए, यहाँ कुछ जैसे समय की बात कही जा रही है और मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोवैज्ञानिक, मतलब जैसे प्राचीन काल में लगभग 16वीं शताब्दी पूर्व जो मनोविज्ञान की परिभाषा था वो कौन था, आत्मा का विज्ञान था। क्या परिभाषा था, आत्मा का विज्ञान था। ये प्रश्न भी देखिए कैसे पूछेगा, जो मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको आप पूरी ध्यान दे लीजिए। जैसे यहाँ प्रश्न पूछेगा कि जो 16वीं शताब्दी में वो मनोविज्ञान की क्या परिभाषा थी, तो 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी के पूर्व अर्थात पहले, तो आत्मा विज्ञान परिभाषा था मनोविज्ञान का। उसमें क्या कहता है, प्लूटो थे। कौन कौन से वैज्ञानिक लोग थे, मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, तो प्लूटो थे, रूसो थे, अरस्तु था, डेकोर्ट थे। तो 16वीं शताब्दी के पूर्व मनोविज्ञान की परिभाषा था आत्मा का विज्ञान। और ये थे कौन कौन से वैज्ञानिक लोग, तो प्लूटो, रूसो, अरस्तु, डे
कोर्ट। फिर बात आती है कि 17वीं शताब्दी मध्यकाल की, तो मध्यकाल की जो मनोविज्ञान की परिभाषा वो बदल जाती है, मन का विज्ञान हो जाता है। जैसे पहले था आत्मा का विज्ञान जो प्लूटो, रूसो, अरस्तु, डेकार्ट ने दिया। फिर उसके बाद मन का विज्ञान आ गया, तो इसमें वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो पोम्पोनोजी, हरलोक और बर्कली। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि मध्यकाल के समय में मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे जिन्होंने ये कहा गया कि मनोविज्ञानिक का परिभाषा मन का विज्ञान होता है। तो पोम्पोनोजी, हरलोक और बर्कली के द्वारा ऐसा कहा गया। फिर आधुनिक काल में क्या कहा गया, अर्थात 19वीं शताब्दी में, कि यह आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान नहीं है। देखो चीजों को शेड्यूल से आप दिमाग में सेटअप कीजिए। पहले क्या कहा जा रहा था कि यह आत्मा का विज्ञान है, फिर क्या कहा गया, यह मन का विज्ञान है। फिर आधुनिक समय में क्या कहा गया, यह चेतना का विज्ञान है। और ये कहा कौन, तो विलियम जेम्स और बुट और जेम्स सली। दिमाग में बैठाइएगा, सबसे पहले यह जो कथन किसने कहा कि आत्मा का विज्ञान है, प्लूटो, रूसो, अरस्तु, कोडर्स। प्लूटो, रूसो, अरस्तु, कोडर्स। आत्मा का विज्ञान कौन कहा, प्लूटो, रूसो, अरस्तु, डेकोर्ट। प्लूटो, रूसो, अरस्तु, डेकोर्ट। फिर मन का विज्ञान कौन कहा, पोम्पोनोजी, हरलोक और बर्कली के द्वारा ऐसा कहा गया। फिर चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया, विलियम जेम्स, बुंट और जेम्स सली के द्वारा यह कही गई। फिर जो समकाल था 20वीं शताब्दी में आ गया, तब पहले था आत्मा के विज्ञान, फिर बना मन का विज्ञान, फिर बना चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान बन चुका। क्योंकि इसकी परिभाषा व्यवहार का विज्ञान मतलब कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उससे उसके सोच विचार सभी चीजों का पता चलेगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा गया 20वीं शताब्दी में, जिसमें परिभाषा देने में कौन कौन लोग शामिल हो गए, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन, थोर्नडाइक, मैकडूगल इत्यादि लोग शामिल हो गए कि ये व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। स्किनर, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन, थॉर्नडाइक और मैकडूगल इत्यादि लोग इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। क्या उम्मीद रखते हैं कि ये पॉइंट्स आपको अवश्य ही समझ में आया होगा कि पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, विज्ञान। इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक को नाम करने में आपके तकलीफें हो सकते हैं। तो आत्मा के विज्ञान में प्लूटो, अरस्तु, रूसो, डेकार्ट, और मन के विज्ञान में पोम्पोनोजी, हरलोक, बर्कली, और चेतना के विज्ञान में विलियम जेम्स, बुट और जेम्स सली, और व्यवहार का विज्ञान स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, वाटसन, थोर्नडाइक, मैकडूगल इत्यादि थे। देखिए फिर यहाँ क्या कहा जा रहा, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया, देखिए ये सभी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आपको याद होंगे अगर आप हमारे साथ समय बिताते हैं तो। जैसे कि देखिए ये व्यवहार का विज्ञान है, ये कौन कहा, वुडवर्थ कहा था। जैसे यहाँ लिखा हुआ, यहाँ वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा जा रहा है, शिक्षक क्या कहे जा रहे हैं, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहे जा रहे हैं। तो देखिए वुडवर्थ क्या बोला, क्योंकि ये व्यवहार का विज्ञान में शामिल थे। तो देखिए वुडवर्थ का मानना था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया है, फिर चेतना का त्याग किया है, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। समझते जाइएगा, ये कुछ कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है। जैसे कि सबसे पहले अगर मनोविज्ञान का परिभाषा था तो वो आत्मा के रूप में था, फिर वह मन के रूप में पहुंचा, फिर वह चेतना के रूप में पहुंचा, और इसके समय में वो व्यवहार का विज्ञान हो गया था। इसलिए वुडवर्थ जो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा यह कथन तो कहा जाएगा ना कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अभी जो है आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में हमें स्वीकार है। क्योंकि ये वुडवर्थ तो आधुनिक वैज्ञानिक है, 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक है। तो आपके दिमाग में ये बात सेटअप हो गई ना कि वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया। ठीक है, जैसे देखिए वुडवर्थ के बाद और इसमें कौन शामिल है, मैकडूगल। जैसे ये मैकडूगल, यहाँ डूगल लिखा गया है, ये मैकडूगल वही है।
20वीं शताब्दी के भी ये वैज्ञानिक है। देखिए मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, क्योंकि ये भी जो मैकडूगल है वो 20वीं शताब्दी के ही मनोवैज्ञानिक है। अपनी पुस्तक में क्या लिखता, आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी की आलोचना किया गया है। अब यहां देखिए इसको कैसे हम सब याद करें। मैकडूगल का पुस्तक क्या है, आउटलाइन साइकोलॉजी। प्रश्न पूछेगा आउटलाइन साइकोलॉजी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, जिसमें चेतना शब्द की क्या कड़ी की आलोचना की गई है। जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक की मुख्य शाखाएं हैं, इसको बारी बारी से जब हम सभी मनोविज्ञान की शाखाएं का जब अध्ययन करेंगे तो हमारा और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे पहला समान मनोविज्ञान, दूसरा असमान मनोविज्ञान, तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासमत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निंदात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान, प्रामनोविज्ञान, आधुनिकतम शाखा जिसमें शामिल है उसे प्रामनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे, और फिर पशु मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहां जैसा कि हमने देखा कि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें हम मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें 14 टोटल हैं, 14 टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसके बारे में क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और परिभाषा देते हैं। और परिभाषा क्या देते हैं, जैसे कि सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है, स्किनर। स्किनर क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। मतलब कि शिक्षा विज्ञान में क्या क्या आता है, तो शिक्षा से संबंधित जितना भी व्यवहार है और उस व्यवहार से जो व्यक्तित्व बनता है, जो व्यक्ति बनता है शिक्षा अध्ययन करने के बाद, वो सब सभी हमें अध्ययन करना है शिक्षा विज्ञान में। तो स्किनर का डिफिनेशन तो आप ध्यान रख सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं, जो कि किस में आ जाते हैं, शिक्षा विज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्रो व क्रो के द्वारा क्या कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन है। मतलब ये बात तो सही है, क्रो का जो अवधारणाएं दी गई है शिक्षा विज्ञान से संबंधित कि कोई भी व्यक्ति जो है वह बचपन से लेके लास्ट वृद्धा अवस्था तक सीखने की अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है कि कब बच्चा क्या सीखेगा, कब प्रौढ़ पुरुष क्या सीखेंगे, कब जब वृद्धावस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो क्या सीखता है। ये सब सभी जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की जो अनुभवों का वर्णन किया गया है वो क्रो शिक्षा विज्ञान में जो उसकी जो डिफिनेशन दिए गए उसके द्वारा। तो दो व्यक्ति निकल गए, एक स्किनर, दूसरा क्रो। तीसरा देखिए क्या आता है, तीसरे आते हैं कॉलसनिक के द्वारा शिक्षा विज्ञान में क्या कहा जाता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग करना। मतलब कि शिक्षा विज्ञान में किसका प्रयोग, मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान शिक्षा का प्रयोग करना कॉलसनिक के द्वारा कहा गया है। फिर देखिए स्टीफन क्या कहता है शिक्षा विज्ञान के बारे में, कहते हैं क्या कि शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। स्टीफन की अवधारणाएं क्या थी कि जो शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है शिक्षा विज्ञान के द्वारा। ठीक है, फिर आगे क्या है, सारे व टेलफोर्ड ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का वह अंग है जो, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान का ही ना अंग है जी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यह वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। अर्थात मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से संबंधित है कौन विज्ञान, शिक्षा विज्ञान। और शिक्षा विज्ञान किसका अंग है, तो मनोविज्ञान का अंग है। ये परिभाषा किसके द्वारा कहा जा रहा,
तो सॉरे व टेलफोर्ड के द्वारा, सॉरे व टेलफोर्ड के द्वारा ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कुछ शिक्षा विज्ञान की स्पेशल परिभाषाएं मिल गई जो आप जिसको दोबारा भी रिपीट करके सुन सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ तीसरे पेज में हम सब चलते हैं और क्या पूछा जा रहा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम क्या था, कि कोई भी लोग का विकास कैसे होता है। ठीक है ना, टॉपिक्स हर पेज में चेंज होंगे क्योंकि आप मैराथन क्लास में जुड़े हुए हैं और ये सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, ये सबकी बस की बात नहीं है, इसमें सभी लोग की बस की चीज ये नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपने एक कहावत सुने है ना, एक गाना सुने होंगे ना, एक गाना सुने होंगे आप सब लोग, और वो गाना पे हमारी क्लास एकदम आधारित है, एकदम उसी गाने पे आधारित है। ये गाना कौन कौन सुना, मन करे सो प्राण ले और मन करे सो प्राण दे, ये गाना कौन कौन सुना, कौन कौन सुना, क्योंकि हम बीच बीच में आपको इंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे, इंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे। तो ये गाना कौन कौन सुना, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही जो तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार ये, भागवत की सार ये, युद्ध ही तो वीर की परमान है। ठीक है, तो हमारा युद्ध ही वीर की एक पहचान है। ठीक है, तो यहां हम सब युद्ध कर रहे हैं अपने सब्जेक्टों पे, अपने सब्जेक्टों पे, और वीर कभी युद्ध की मैदान छोड़कर जाता नहीं है, इसीलिए यहां भी हम सब कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। चलिए आ जाइए देखिए यहां क्या कहा जा रहा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम। देखिए, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों का अर्थ अलग है। समझ रहे हैं आप, वृद्धि का मतलब अलग होता है, विकास का मतलब अलग होता है। अब इसके आप शेरी बरम अपने दिमाग में पाठ पुर्जा में ये बात सेटअप कीजिए कि क्या सच में वृद्धि का मतलब अलग होता है और विकास का मतलब अलग होता है। भाई, ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। तो चलिए देखिए, आपको फर्क नजर आएंगे। जैसा कि पहले ग्रोथ अर्थात वृद्धि के बारे में आप देखिए क्या है, भोजन तथा जलवायु एवं बाह्य वातावरण के कारण शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं विघटन होता रहता है। शैशव अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक जो शरीर में निरंतर परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। ये बात तो सही है भाई ना, अरे ये गलत कहाँ कहा जा रहा, ग्रोथ हमारे वृद्धि, ग्रोथ तो हमारे शरीर में होंगे, हम भोजन किए, जलवायु लिए, बाहरी वातावरण से ये सब जो हमारी कोशिकाएं थी उस कोशिका का निर्माण हुआ, विघटन हुआ, हम शैशव अवस्था बच्चे अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंच गए, मतलब जुआन हो गए, छोटा से बड़ा हो गए, ये इसको वृद्धि कहते हैं। भरदम भोजन खाएं, भरदम पानी पिए, जलवायु सभी परिस्थितियों को मिला करके हमारा शरीर बचपन से आज तक क्या हुआ, बड़ा हुआ, उसको हम सब ग्रोथ कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे। ठीक है ना, उसको हम सब ग्रोथ कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। मनुष्य के आकार, भार, लंबाई का बढ़ना ही वृद्धि माना जाता है, परंतु यह विकास नहीं है मेरे प्रभु। ये दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में अगर वृद्धि के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, कि जिससे हमारे शरीर की भार बढ़ेगी, आकार बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, ये सब वृद्धि कहलाएंगे, ना कि विकास कहलाएगा। चलिए, वृद्धि के बारे में आप ग्रोथ के बारे में बैठाएं। अब डेवलपमेंट क्या कहता है कि मनुष्य में शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके मानसिक तथा संवेगात्मक स्थितियां में परिवर्तन होते हैं, इसे ही विकास कहा जाता है। मतलब बच्चा छोटा से बड़ा हो गया बट वो कुछ सीखा नहीं, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं हो पाया, वो चीजों को समझ नहीं सकता, उसकी मानसिकताएं विकास नहीं हुआ, उसको हम सब विकास कह रहे हैं। समझ रहे हो ना, जिसमें शरीर भी बढ़ा, शरीर बढ़ने के बावजूद उसके मन का भी विकास होना चाहिए, उसके मानसिकता की भी विकास होना चाहिए, संवेगात्मक उसके अंदर विकास होना चाहिए, उसको हम सब विकास कहेंगे। आई होप, उम्मीद रखते हैं कि आप विकास और वृद्धि में अंतर समझ चुके होंगे कि वृद्धि मतलब सिर्फ शरीर बढ़ना, विकास मतलब उसके मन की बातें, उसकी मानसिकताओं का विकास होना, वृद्धि होना विकास कहलाएगा यहाँ। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में ये चीजें का अंतर कहा जा रहा। देखिए, विकास से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए, मनोवैज्ञानिक आए हैं और उन्होंने बहुत सारी अपने अपने शब्दों में परिभाषा दी है।
वो परिभाषा वो क्या कहते हैं कि विकास के संबंधित क्या परिभाषा, जैसे स्किनर, हॉरलॉक और गेसेल आदि वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आए हैं और अपने मतों के अनुसार अपने परिभाषा दी है। जैसे स्किनर के अनुसार क्या कहा जा रहा है, स्किनर के अनुसार कि विकास जीव तथा उसके वातावरण के अंतः क्रियाओं का प्रतिफल है। मतलब अगर कोई बच्चा में विकास हो रहा है तो वो विकास मतलब समझ रहे हो ना, उसकी मानसिकता विकास, ना कि उसके शरीर का बढ़ना। शरीर का बढ़ना वृद्धि हो जाएगा, वजन का बढ़ना वृद्धि हो जाएगा, लंबाई का बढ़ना वृद्धि हो जाएगा, लेकिन यहां उसके शरीर वजन का बढ़ना से संबंधित नहीं है। यहां मनोविज्ञान उसकी मन का विकास होना चाहिए, उसके अंदर जो विचारें आ रही हैं उस विचार का विकास होना चाहिए। तो उसमें स्किनर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि विकास जीव तथा उसके वातावरण की अंतः क्रियाओं का प्रतिफल है। अगर कोई भी जीव वो जैसा वातावरण में रहेगा उसके अंदर वैसे ही अंतः क्रिया का प्रतिफल मिलेगा। ये स्किनर का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति चोर के संगति में अगर रह रहा है, उसकी वातावरण अगर उसी चीज का मिल रहा है तो उसके अंदर वही चीजों का विकास होगा, ये प्रतिफल उसको उसी चीज का मिलेगा। आप ये समझ रहे, स्किनर के अनुसार ये एकदम ठेठ भाषा, एकदम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो यही चीज कहा जाता है ना कि बच्चे जिसके साथ में वो बच्चे रह रहे हैं उसी की तरह उनके अंदर भी विकास होता है, बुद्धि का विकास, शरीर का नहीं। ठीक है ना, तो ये वो कहा जा रहा कि स्किनर काफी ठोस शब्दों में ये बातें कही है कि अगर विकास है जो जीव, कोई भी जीव क्यों न हो, उसके वातावरण के अंतः क्रिया मतलब वो किस वातावरण में रह रहे हैं। जैसे जैसे अगर इसको हम ज्योग्राफिक तरीके से समझने का अगर प्रयास करें तो क्या करेंगे कि अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो दक्षिण भारत हमारे तमिलनाडु में जन्म अगर होंगे तो उसके वातावरण के कारण ही उसका रंग काला होगा। अगर अगर वही बच्चे या वही व्यक्ति जम्मू कश्मीर में हमारे चले जाएंगे तो वातावरण के कारण उसके जो रंग है वो सफेद हो जाएंगे। तो ये वातावरण का ही प्रतिफल है ना मेरे प्रभु। वातावरण के प्रतिफल में ही बच्चे का विकास किस तरीके से होते हैं, वो किस माहौल में रहते हैं। हमारा गांव के माहौल के बच्चों का मानसिकता विकास अलग होती है, शहरों के बच्चों के मानसिकता विकास अलग होती है, सभी जगह के बच्चों का मानसिकता विकास अलग अलग होता है। ये उसके वातावरण के अंतः क्रियाओं का ही प्रतिफल है। ठीक है, तो ये विकास जीव एवं उसके अंतः क्रियाओं का क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, ऐसा कहना स्किनर के अनुसार है। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक आते हैं और कहते हैं हारलॉक के अनुसार क्या कहा जाता है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यताएं प्रकट होती है। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति का विकास हो रहा है, मतलब शरीर से नहीं मन से, उसकी मन की विकास, शरीर की विकास में उसको वृद्धि कहते हैं। विकास के परिणाम अगर उस बच्चे में विकास हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति में नवीन नए नए विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक कम पढ़े लिखे लोग, एक ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आप उसके चाल चलन, उसकी वार्तालाप, बोलने के तरीके, ये उस विशेषता का अंतर निकाल के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है ना कि इनमें से कौन से व्यक्ति पढ़े हैं और कौन से व्यक्ति नहीं है। तो ये हारलॉक के अनुसार काफी सटीक शब्दों में कहा जा रहा कि कोई भी विकास के परिणाम के स्वरूप उस व्यक्ति में नवीन विशेषता एवं योग्यता प्रकट होती है। अगर जिस बच्चे में या जिस पुरुष में या जिस जीव में विकास अच्छे से हुआ है, उसको पर्यावरण अच्छा मिला, विकास का माहौल मिला, तो विकास के परिणाम के स्वरूप ही व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है। वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। किसी पढ़े लिखे और एक ना पढ़े लिखे लोगों में जो बोलने की उसके अंदर योग्यताएं का विकास होता है, वो योग्यताएं किसी को कहने से वो अच्छे से नहीं बोलने लग जाता, उसके अंदर खुद से परिणाम स्वरूप जब उसके विकास हो रहा था, जो जब चीजों को सीख रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, तभी उनके दिमाग में ऐसा स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो ये कहना है हारलॉक के अनुसार। ठीक है, चले मुनरो के अनुसार क्या कहता है। मुनरो साहब क्या कहते हैं, सुनिए, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ये बात सही है। मुनरो क्या कह रहे हैं कि विकास का जो परिवर्तन की जो श्रृंखलाएं बनता है ना, मतलब बच्चे कोई भी चीज को एक ही बार नहीं सीख लेता, परिवर्तन की श्रृंखला की जो उसकी अवस्था बनती है, तो वो बचपन जब भ्रूण में रहता है,
अर्थात जब वह मां के गर्भ में रहता है उस अवस्था से लेके प्रौढ़ अवस्था तक उसमें विकास का परिवर्तन की एक श्रृंखला देखने को मिलता है। ठीक है, वो परिवर्तन की श्रृंखला देखने को मिलता है जो भ्रूण से प्रौढ़ अवस्था तक। ये शब्द कहा जा रहा मुनरो के अनुसार कहा गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। स्किनर, हॉरलॉक, मुनरो आए और स्किनर के द्वारा वातावरण के बारे में कहा गया। हॉरलॉक भी बहुत अच्छी बातें कही कि जैसे सीखेंगे नवीन विशेषता और योग्यता बढ़ेगा। मुनरो का भी कहना सही है कि बचपन से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वो एक विकास की परिवर्तन की श्रृंखला के अनुसार चलता है। तीनों वैज्ञानिक आए और अपने अपने विकास संबंधित परिभाषा दी। जैसे अब अगर सोच लो, वृद्धि के बारे में छोड़ दो भाई, खाना खाएगा 2 रोटी चावल दूध तक दही मक्खन कुछ भी खाए, बच्चे में विकास होते हैं। गरीबी अमीरी शरीर के विकास पर निर्भर नहीं करता। अब उसके अंदर अब जाके मत सोचना कौन बच्चे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। अमीर आदमी को काजू किशमिश वाला खा रहे, गरीब आदमी सूखे रोटी खा रहा। वो कोई भी चीजों का सेवन करे बशर्ते उसके अंदर वृद्धि होगा। इसलिए वृद्धि को वहीं पे पोस्टपोन्ड किया गया और विकास को खींचा जा रहा लंबा। जैसे विकास के बारे में 3 वैज्ञानिक आए और अपने अपने मतों को रखे, उसी प्रकार यहां एक टॉपिक्स फिर बन रहा कि क्या सर, क्या शिक्षक लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब कौन बच्चा के अंदर विकास ज्यादा होगा और कौन बच्चे के अंदर विकास कम होगा, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन शामिल हो जाएंगे। जैसे वंशानुक्रम, ठीक, एवं वातावरण। मतलब ये बात सही है, ये बात सही है भाई कि उसके वंशानुक्रम, उसके माँ बाप के वंश या उसके वंशजों पर भी निर्भर करेगा उसका विकास और वातावरण पर भी करेगा। आगे पढ़ो क्या कहता है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी पौधे के लिए बीज एवं भूमि। वाव, सटीक एकदम, क्या बात कही जा रही है भाई। यहाँ शिक्षक लोग क्या बात कहा गया कि अगर कोई भी बालक में विकास वंशानुक्रम और वातावरण ठीक उसी प्रकार संबंधित होंगे। बीज हम कैसा रोपे और बीज रोपे किस भूमि में है, खत्म बात। बालक बच्चे का विकास इस बातों का निर्भर करेगा कि उसके वंश, उसके मां बाप के जो वंशानुक्रम है उसमें क्या प्रभाव है, वो कैसा था और साथ में वहां का वातावरण कैसा है। क्या बात कही गई है, एकदम दिल से छू गया ये शब्द तो हमारे लिए कि विकास, बाल विकास का वंशानुक्रम एवं वातावरण ठीक उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार कि पौधे के लिए बीज और भूमि। पौधे में बीज रोपेंगे, किस मिट्टी में रोपें ये तो निर्भर उसके विकास पे करेगा, अर्थात उसके बीज पे और भूमि पे करेगा। उसी तरीके से किसी भी बच्चों का विकास उसके वंशानुक्रम होंगे और उसके वातावरण पे निर्भर करेगा। ये एकदम ठोस बातें हैं। जैसे वंशानुक्रम का नियम किसके किसके द्वारा दिया गया है, ये तो काफी मजेदार पॉइंट्स एकदम चल रहा है। ठीक है, वंशानुक्रम का नियम किसके किसके द्वारा दिया गया है, जो देखिए तो एक पहला नियम समानता का नियम होता है। ठीक है, दूसरा होता है भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ पितृ पक्षों का नियम या संयोग का नियम। ये सब वंशानुक्रम है। क्योंकि देखिए वंशानुक्रम में मतलब हर एक चीज बच्चे के अंदर उसके माता पिता के जेनेटिक्स से ही नहीं आ जाएंगे। नहीं, अगर जेनेटिक्स से आ जाता विकास, भाई तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता, क्योंकि डीएनए का नसीब स्थानांतरित होता है जी, ना कि उसके विकास का स्थानांतरित नहीं होता। नहीं तो फिर तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता अगर ऐसा होता तो। इसीलिए वंशानुक्रम के भी नियम बहुत सारे हैं, जैसे समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम। ठीक है, जैसे देखिए और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे लोग सही वातावरण, उसके वंशानुक्रम भी सही है, फिर भी उसके अंदर अगर विकास नहीं होता है तो वो शारीरिक समस्या हो सकती है। जैसे कोई विकलांग है, अच्छे से लिख नहीं सकता है, या बहुत सारे शारीरिक ऐसे जैसे उनको दिखाई नहीं देता है, तो उस बच्चे के अंदर शारीरिक समस्या के कारण विकास को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी चीज मानसिक समस्या, अगर कोई मतलब पागल है या कोई अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते, उसके कुछ माइंडली प्रॉब्लम अगर हो तो उसको विकास को प्रभावित कर सकता है। तीसरा संवेगात्मक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति। अब पैसे कौड़ी नहीं है तो हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर कैसे करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति वहां निर्भर कर रहा हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक पे। हमारे गांव में विद्यालय नहीं है तो विद्यालय भी प्रभावित कर सकता है, अध्यापक अच्छे नहीं है तो अध्यापक भी प्रभावित कर सकता है, समाज भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये सब विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। कौन कौन? शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, संवेगात्मक समस्या, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, अध्यापक और समाज। ये सब सभी लोग विकास को प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहां से अधिगम दूसरे टॉपिक से शुरू होते हैं। ठीक है, अधिगम। ठीक है, ये सब सभी था हमारा क्या? विकास से संबंधित जितने भी चीजें थे वो इधर दिया गया था। ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई, मनोविज्ञान के बारे में हमको बताया गया। उसके बाद इसमें से स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान, वृद्धि एवं विकास शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के बारे में बताया गया, विकास वृद्धि के बारे में बताया गया, इसमें विकास के प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम के नियम। और यहां से टॉपिक्स हमारा क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, और हम सेकेंड टॉपिक्स पे एंट्री लेते हैं, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए जाने वाले को जाने दीजिए और हम सब लोग अपनी क्लास में टिके हुए रहे। ठीक है, और वैसे भी ये क्लासें जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 31 दिसंबर की क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, और हम प्रयास में हैं कि 1 जनवरी को यह क्लास आप सब सभी के सामने प्रस्तुत हो। इसीलिए 31 दिसंबर पे स्पेशल हमारे तरफ से एक प्रस्तुति छोटी सी अपनी भाषा में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक सॉन्ग हो जाए। जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देख इतना दर्द मेरे दिल को तड़पाने वाले, देख इतना दर्द मेरे दिल को तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के जाने वाले, ओ जाने वाले। तो चलिए, जाने वाला चला ही जाएगा, 31 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, उसकी अफसोस नहीं। हमें तो सिर्फ सीटेट का अफसोस है। भाई फरवरी में हमारा एग्जाम है, इस बार तो क्वालिफाई हो ही जाना है। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद से हम दूसरे टॉपिक्स की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है। देखिए, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में कौन कौन व्यक्ति वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिया गया। जैसे पावलाव, रूस के थे ये इन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का दिया। दूसरा, कुत्ते पर प्रयोग, परंपरागत शास्त्रीय अनुकूल अनुबंधन का सिद्धांत दिए गए। पाचन पर नोबेल, तो अनुबंधन। ठीक है, तो इस तरफ वैज्ञानिक है कौन? पावलाव, रूस, जो कुत्ते पर प्रयोग किए और पाचन पर उसे उन्हें नोबेल मिला गया। ठीक है, सिद्धांत कौन कौन से दिए गया था पावलो के द्वारा? किसके द्वारा? पावलाव के द्वारा। पावलाव के द्वारा अनुकूलित प्रत्यावर्तन, परंपरागत शास्त्रीय अनुकूलित अनुबंध। फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं उल्फ गंग कोहलर। उल्फ गंग कोहलर जो जर्मनी के हैं, गोस्टाल्डवादी हैं, सुल्तान चिंपाजी पर प्रयोग किया है, और इनका सिद्धांत जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। किनके द्वारा? उफ उफ उल्फ गंग कोहलर, जर्मनी के। फिर हल आए हैं इनके द्वारा, पुनर्बलन और सबलीकरण का सिद्धांत दिया गया। टॉलमैन के द्वारा चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया गया। स्किनर जो यूएसए अमेरिका के हैं, कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग करके यह सक्रिय अनुकूलन, नेमेतिक अनुबंध, क्रिया प्रस्तुत, उद्दीपन प्रस्तुत, कंप्यूटर निर्देशन का सिद्धांत दिए गए हैं इनके द्वारा। थार्नडाइक यूएसए के, जो बिल्ली पर प्रयोग किए हैं, और ये प्रभाव, अभ्यास, तत्परता और संबंधवाद का सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए इतना तो पढ़ दिए, मतलब दिमाग में नहीं घुस गया होगा, ये हमें पता है। इसलिए हम फिर से इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो पूछो, सोचो। अधिगम का प्रमुख सिद्धांत में जो पावलाव है वो किसका प्रयोग करके सिद्धांत अपना दिया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था और पाचन पर नोबेल किया था।
ठीक है, मतलब कौन सा, पावलाव जो रूस के हैं, पावलाव हैं जो रूस के हैं, वो किस पे, तो कुत्ते पर प्रयोग किए थे और पाचन पर नोबेल दिए थे। इनका सिद्धांत निकला था अनुकूलित प्रत्यावर्तन और परंपरागत शास्त्रीय और अनुकूलित अनुबंध। ठीक है, उल्फगंग कोहलर जर्मनी के हैं जो कि गेस्टाल्टवादी हैं और सुल्तान चिंपाजी पर प्रयोग किए हैं और सूझ या अंतर्दृष्टि से। ठीक है, फिर हल वैज्ञानिक है जो कि पूर्ण बलन और सबलीकरण पर सिद्धांत दिए। टॉलमैन है जो चिन्ह अधिगम पर है। स्किनर जो यूएसए के कबूतर एवं चूहे पर प्रयोग किए हैं और ये स्किनर के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे सक्रिय अनुकूलन, नेमेटिक अनुबंध, क्रिया प्रस्तुत, उद्दीपन प्रस्तुत, कंप्यूटर निर्देशन। ठीक है, फिर थार्नडाइक जो यूएसए के हैं वो बिल्ली पर प्रयोग किए, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता और संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया है। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, लर्निंग, ठीक है, फास्टर इफेक्टिंग लर्निंग। तो जैसे देखिए, अधिगम को प्रभावित कौन कौन करेगा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा, इच्छा, वातावरण, अधिगम विधियां, अधिगम अक्षमताएं इत्यादि। फिर से हम रिपीट करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा, इच्छा, वातावरण, अधिगम विधियां, अधिगम अक्षमताएं इत्यादि हैं। जो देखिए, अधिगम अक्षमताएं क्या है, जैसे कि यहां लास्ट में दिया गया वही चीज लिखा गया, अधिगम अक्षमताएं क्या है। तो देखिए ये क्या कहा जा रहा है, सुनने संबंधी समस्या जिससे स्पष्ट शब्द नहीं समझ आते हैं और ना ही आवाज किस दिशा से आ रही है यह समझ में आती है, इसी को कहा जाता है अधिगम एपीडी, ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। मतलब जब सुनने के अंदर अगर हमें समस्या है कि कोई बात अच्छे से सुन नहीं पा रहे और वो आवाज किस दिशा से आ रही है ये भी पता नहीं चलता है, ये सब अधिगम अक्षमताएं हैं, अधिगम अक्षमताएं हैं। ठीक है, फिर एलपीडी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अर्थात उच्चारण की समस्या जिसमें शब्दों का उच्चारण नहीं समझ में आता, वो अधिगम अक्षमताएं होती है कि क्या बोलना है, कौन से शब्दों का उच्चारण करना है। जो नॉन वेरिएबल लर्निंग डिसबिलिटीज, एनएलडी, हाव भाव, संकेत आदि को ना समझ पाने की संबंधी समस्या होंगे। विजुअल प्रेसिपिट्यूल, विजुअल मोटर डिफेक्ट या वीपीडी या वीएमडी, जिसमें चित्रों, आकार, अक्षरों को देखकर नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आते हैं एडीएचडी, जो कि किसी वस्तु, विषय या बात आदि पर ध्यान ना देने संबंधित अधिगम समस्या है। यह मुख्य रूप से समस्या नहीं है लेकिन इसके कारण समस्या जरूर देखने को मिलता है। अब हम किसी की बातों को अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो तो हमारे लिए एक समस्या बनेगा ना, वो तो हमारे लिए क्या बनेगा, समस्या बनेगा। देखिए यहाँ क्या है, विशेष अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी है, मौखिक, मौखिक अक्षमता का प्रकार है मौखिक और उसका नाम क्या दिया गया, अफेजिया या डिस्फेजिया। मतलब अगर हम मौखिक ओरल अगर किसी चीजों को बोल रहे हैं तो उसमें जो अक्षमताएं का नाम जो दिया गया वो अक्षमता को क्या बोलेंगे, अफेजिया, डिस्फेजिया। ठीक है, अगर हमारे अंदर लेखन संबंधी समस्या है तो अग्रिफिया या डिसगफ्रिया या अप्रेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया, ये सब लिखने से संबंधित क्या समस्या है। अगर पढ़ने हमें नहीं आ रहा तो पढ़ने से संबंधित समस्या को क्या बोलेंगे, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित समस्या होंगे। अभी गणित संबंधी अगर कोई समस्या है, क्या है, डिस्कलुकिया, क्या है, डिस्कलुकिया के सभी प्रकार, ये सब गणित संबंधी समस्या है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे विकास के आयाम एवं अवस्था, अधिगम को भी छोड़ा गया पॉइंट्स को, वहां पे अधिगम कंप्लीट हो गया, मतलब छोड़ा नहीं गया, वो चीजों को शॉर्ट फॉर्म में हम समझाने का प्रयास किए। यहाँ विकास के आयाम एवं अवस्थाएं, तो विकास के आयाम कौन कौन होते हैं, विकास मतलब समझ रहे हो ना, शरीर बढ़ना नहीं, बुद्धि बढ़ना, विकास के आयाम और अवस्थाएं कौन कौन होते हैं। तो देखिए विकास का आयाम है जो मनोवैज्ञानिक ने विकास के निम्न प्रकार के आयाम दिए, कौन कौन, मतलब किससे किससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। तो पहला फिजिकल भौतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास
और सामाजिक विकास। इसमें निम्न प्रकार के आयाम दिए हैं कि कोई भी बच्चे या किसी भी जीवों में जो उसके मनोविज्ञान के विकास के आयाम होंगे वो निम्न प्रकार हैं, जैसे भौतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। इन सभी का विकास के कारण मनोवैज्ञानिक पॉसिबल संभव है। जैसे देखिए विकास की अवस्था कौन कौन है, तो विकास की अवस्था सामान्य मानक है, मतलब कौन कौन से उम्र में किस किस चीजों का विकास होता है। जैसे यहां देखिए विकास की अवस्था के सामान्य मानक कौन कौन है, जैसे सैले ने किशोरावस्था तक जो वर्गीकरण दिया था उससे एक पायदान आगे प्रोणावस्था तक को समापन मानक गया है। जैसे देखिए सैले ये है, किशोरावस्था का विकास के बारे में कौन बताया, सैले। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि शैशव अवस्था, जब कोई बच्चा 0 से 5 वर्ष की अवधि तक वो शैशव अवस्था में होता है, ठीक है, जो कि 5 वर्ष का होता है शैशव अवस्था। फिर होते हैं बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष के आयु से लेके 12 वर्ष तक की उम्र, 5 वर्ष की आयु से लेके 12 वर्ष के आयु तक के बच्चे को बाल्य अवस्था में कहा जाता है, जो होता है 7 वर्ष का, ठीक है। अभी किशोरा अवस्था 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को किशोरा अवस्था में कहा जाएगा, और वह बच्चे किशोरावस्था की अवधि होती है 6 वर्ष। और उसके बाद होते हैं प्रोणावस्था, जो 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक या उससे अधिक आयु तक के बच्चे को प्रोणा अवस्था कहा जाता है। तो ये बातें समझ में आई किसकी, सैले ने ऐसा वर्गीकरण किया था। किसके द्वारा किया गया था, सैले के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया था। पहला शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष के बच्चे, बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष के बच्चे, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बच्चे, और प्रोणावस्था 18 से 60 तक के, ठीक है। ये तो किसके द्वारा किया गया, सैले के द्वारा किया गया। लेकिन कोलसेनिक के अनुसार क्या कहा गया कि कोलसेनिक ने गर्भ से लेकर किशोरावस्था का वर्गीकरण आयु अनुसार निम्न तरीके से किए हैं। कौन, कोलसेनिक का क्या कहना है, जो समझिए कि गर्भ से जन्म तक के, मतलब जब बच्चा गर्भ में पल रहा तो और जब उसका जन्म हो गया तो उस समय के अवस्था को प्रसव पूर्व कहा जाता है। कि ई प्रसव मतलब जन्म से पहले का अवस्था हो गया, कि गर्भ से जन्म से पहले का अवस्था प्रसव अवस्था। और ये दे कौन रहा, कोलेसनिक के द्वारा कहा जा रहा। शैशव अवस्था 3 से 4 सप्ताह, आरंभिक शैशव अवस्था 2 से 15 माह, उत्तर शैशव अवस्था 15 से 30 माह, पूर्व बाल्यकाल अवस्था तो 2.5 से 5 वर्ष, मध्यकाल बाल्य अवस्था 5 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था तो 12 से 21 वर्ष के बच्चे को किशोरा अवस्था कहा जाता है। ये दिया कौन, ये कौन दिया था, कोलसेनिक के द्वारा ऐसा कहा गया था। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कोलसेनिक की अवस्था को, कि जब गर्भ से जन्म तक के प्रसव पूर्व की अवस्था कहा जाएगा, 3 से 4 सप्ताह के बच्चे को शैशव अवस्था कहे जाएंगे, और 2 से 15 माह के बच्चे को आरंभिक शैशव अवस्था कहा जाएगा, जबकि 15 से 30 वर्ष के बच्चे को उत्तर शैशव कहे जाएंगे, और 2.5 से 5 वर्ष के बच्चे को पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कहा जाएगा, और 5 से 9 वर्ष के बच्चे को मध्य बाल्यकाल कहे जाएंगे, और 9 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे को उत्तर बाल्यकाल कहे जाएंगे, और 12 से 21 वर्ष के बच्चे को किशोरावस्था की आयु में कहा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां देखिए सामाजिक विकास एवं सिद्धांत, सामाजिक विकास के सिद्धांत भी हैं मनोविज्ञान में, बाल्य अवस्था में आपके पढ़ना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चले आ जाए, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले ले। चलिए तो एकदम फील्ड नहीं छोड़ना है, फील्ड नहीं छोड़ना है, वही जो एक सर्वशक्तिमान है, समझ रहे हो ना, जो युद्ध ही तो वीर की पहचान है। इसीलिए ये हमारा युद्ध है, और ये युद्ध हमारी खुद की युद्ध है, खुद से, ठीक है। चलिए अभी यहां चलते हैं, हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या कहा जा रहा। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या कहा गया कि जन्म के समय शिशु ना सामाजिक प्राणी होता है
ना ही असामाजिक होता है, पर वह इस स्थिति में अधिक समय नहीं रहता। ये भी बात सही है भाई। बच्चा जिस समय जन्म लिया तो उस समय वो ना तो सामाजिक प्राणी कैसे भाई, वो मतलब कुछ समय तक के वो समाज के बारे में क्या जानता है, और ना ही असामाजिक प्राणी, दोनों स्थिति में नहीं रहता है। ये बात कहा जा रहा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, जैसे विकास होगा ना, अरे बच्चे में विकास होंगे ना, और ये सामाजिक विकास की बात कही जा रही है। डेवलपमेंट कौन से, सोशल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। और क्रो एवं क्रो के अनुसार ये बातें कही जा रही है कि जब जन्म के समय शिशु एवं सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। ये बात सत्य है। उसी में एक वैज्ञानिक आए और हार्लॉक के अनुसार कहा गया सामाजिक प्रत्याशों के अनुसार व्यवहार की योग्यता सामाजिक विकास होता है। ये बात सही है कि जैसे जैसे सामाजिक में वह समाज में मिलेंगे, प्रत्याश के अनुसार वो मिलेगा, उनका व्यवहार होंगे, उसमें सामाजिक विकास उस बच्चे में होता जाता है। ठीक है, फिर कौन सा है, चाइल्ड के अनुसार क्या कहा गया अपने समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास सामाजिक विकास कहलाता है। चाइल्ड के अनुसार क्या कहा गया कि अपने समूह मानकों के अनुसार वास्तविक है जो व्यवहार का विकास ही सामाजिक विकास कहा जाता है। देखिए शैशव अवस्था में सामाजिक विकास कौन कौन होते हैं, ये श्रीमती हार्लॉक के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि वो ऊपर ऐसी बातें कहे ना कि सामाजिक प्रतिआस्था के अनुसार व्यवहार की योग्यता एवं सामाजिक विकास होता है। उसमें शैशव अवस्था में सामाजिक विकास कौन कौन से होते हैं, वो श्रीमती हार्लॉक के अनुसार शैशव अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में कहा गया। देखिए कहा क्या गया, शैशव काल है जो वह 1 महीने के होते हैं। समझ रहे हो ना, शैशव काल कितने, 1 माह में बच्चे क्या किस चीजों का विकास होता है उसके अंदर, जो सुनना, शिशु ध्वनि अंतर पहचानने लगता है। मतलब कि शैशव अवस्था में बच्चे में सामाजिक विकास कैसा होता है, ये हार्लॉक के द्वारा लॉक किया जा रहा है। समझ, दिमाग में तुम भी लॉक कर लो कि जब बच्चा 1 महीने का होगा तो उसे वह ध्वनि अंतर पहचानने लगेगा, पीड़ा और आनंद से जुड़ी संवेग भी उसके अंदर विकास होगा, जैसे दर्द, अंगड़ाई लेना, आनंद मतलब मजे लेना, ये सब चीज 1 माह के बच्चे में विकास होना शुरू हो देता है। ठीक है, 2 माह के बच्चे मानव ध्वनि पहचानने लग जाता है कि कौन आदमी का ध्वनि है। ऐसे खटर पटर करेगा 1 महीना में तो उसमें पहचान नहीं लगता है, वो पहचानता नहीं है। लेकिन 2 महीने के होते हैं तो मानव ध्वनि पहचानते हैं। जब वह 3 से 4 माह का होता है तो माता के लिए खुशी व अभाव में दुख होता है, कि जब माँ उसके पास है तो बच्चे खुश होंगे, माँ नहीं है तो बच्चे दुख होंगे। और ये जब 3 से 4 महीने का होता है तो उसको उस समय क्रोध भी आता है और परेशानी भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 3-4 महीना का बच्चा गुस्सा भी करने लगेगा और परेशान भी दिखने लगेगा। चलिए 5 माह में पारिवारिक सदस्यों को पहचानने लगता है, मतलब 5 महीने के बच्चे परिवार के सभी सदस्य को पहचानने लगेंगे। उसके अंदर भय उसमें प्रकट हो जाता है, भय भी प्रकट होने लगता है। जब बच्चे 8 से 9 महीने के पहुंचते हैं तब परिचितों को प्यार और परायों से डरता है, मतलब अपने जो होते हैं उससे वो प्यार करते हैं और जो पराया होता है उससे डरता है, जिसमें प्रेम का संवेग प्रकट होता है। लेकिन जब बच्चा 10 से 11 महीना का हो जाता है तो हाव भाव एकदम पूरे संकेत देने लगता है। और 2 वर्ष तक के बच्चे सहायता सहानुभूति का प्रकट होता है, जिसमें बच्चों के अंदर ईर्ष्या और खुशी का संवेग बढ़ता है। ये सब सभी विकास शैशव अवस्था में ही होते हैं, अर्थात 2 वर्ष तक के शैशव अवस्था में उसके अंदर विकास हुआ। शैशव अवस्था से वह बच्चे बाल्य अवस्था में पहुंचते हैं और बाल्य अवस्था में उसके अंदर सामाजिक विकास क्या क्या होता है। तो देखिए बालक का संसार बाल्य अवस्था में परिवार और बाहर के बालकों का समूह होता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया गया ना, ये किनके द्वारा दिया गया, हर किसके द्वारा, ये सिद्धांत जो दिए गए हैं वह सिद्धांत हरलॉक के अनुसार दिए जा रहे हैं ना। हरलॉक के द्वारा ऊपर में बताया गया था, ये देखिए हरलॉक के द्वारा बताया गया था कि बच्चे में शैशव बाल्य किशोरा प्रौढ़ावस्था, ये भी हरलॉक इसी अवस्था को मानते हैं। ठीक है, सैले वाला ही ये भी मानते हैं। तो इसीलिए हरलॉक ने ऐसा कह रहा, हरलॉक के द्वारा ऐसा कहा गया है
कि शैशव अवस्था में बच्चे में क्या सामाजिक विकास होंगे और बाल्य अवस्था में बच्चे में क्या सामाजिक विकास होंगे। तो उस समय बालक संसार बाल्य अवस्था में परिवार और बाहर के बालकों का समूह होता है, जो कि देख लीजिए कि बाल्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास की निम्नलिखित भावनाएं बालक के अंदर प्रकट हो जाती है। कौन कौन सी? सामाजिक भावना, आत्मनिर्भरता, गिरोह प्रवृत्ति, नागरिक गुणों का विकास और भावना ग्रंथों का विकास, जो कि ऑडिपथ ग्रंथि पुत्र में होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि पुत्री में होता है, जिससे उसके अंदर भावना का विकास होता है। जैसे पुत्र के अंदर कौन सी भावना का विकास होगा? ऑडिपस, ऑडिपस ग्रंथि जो होते हैं वो पुत्र में होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि होते हैं जो पुत्री में होता है। ऑडिपस ग्रंथि पुत्र में और इलेक्ट्रा ग्रंथि पुत्री में होता है। तो ये सब बाल्य अवस्था में बच्चों के अंदर सामाजिक विकास होते हैं। सामाजिक भावना, आत्मनिर्भरता, गिरोह प्रवृत्ति, नागरिक गुणों का विकास और भावनाओं का विकास होता है, जो कि ऑडिपथ ग्रंथि पुत्र में होंगे और इलेक्ट्रा ग्रंथि पुत्री में होंगे। देखिए, इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रभाव से पुत्री पिता से स्नेह करती है, जबकि ऑडिपथ ग्रंथि के प्रभाव से पुत्र माता से स्नेह करता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही पुत्री पिता से स्नेह करता है और जबकि ऑडिपस ग्रंथि के प्रभाव से पुत्र माता से स्नेह करता है। ठीक है? देखिए, किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास कैसे कैसे होते हैं वो समझिए। देखिए, किशोरा अवस्था में मानव विकास की अनोखी अवस्था होती है। उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसकी दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगता है। किशोरावस्था में थोड़ा ज्यादा विकास होता है किसी भी चीजों का बच्चों में। ठीक है? और उसके बाद कहा जा रहा, इससे उसके सामाजिक विकास पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सामाजिक विकास पर क्या क्या उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा, जैसे आत्म प्रेम की भावना। इसमें क्या कहा जाता है कि आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होता है। वे अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करता है। ये जो बाल्य अवस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो सामाजिक विकास में पर भी निम्न मतलब उसके जो प्रभाव पड़ते हैं क्या क्या, जैसे आत्म प्रेम, वह अपने आप से, अपने आप की वेशभूषा पर विशेष ध्यान देगा, स्वयं को आकर्षक बनाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। दूसरा, विषम लिंगीय आकर्षण होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। विषम लिंगीय, जैसे अगर गर्ल्स है तो वो बॉय के साथ, बॉय है तो गर्ल्स के साथ। ये सब बाल्य अवस्था में ही उनका सामाजिक विकास पर प्रभाव ऐसा पड़ता है। देखिए, समूह की सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्यता बन जाते हैं और वह समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मतलब एक समूह कार्य के लिए करने के लिए कुछ भी तैयार होते हैं। आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानने लग जाता है बाल्य अवस्था में कि अब हम जुआन हो गए हैं। आत्मसम्मान की भावना। ठीक है? संवेग की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहता है, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। मतलब वो क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट के द्वारा कि संवेगों में तीव्र अभिव्यक्ति होती है और जब वह बाल्य अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी इच्छा को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहता है, इसलिए उनकी समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। फिर देखिए, सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। जो सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक क्या होते हैं, प्रयास होते हैं। देखिए, संवेगात्मक विकास क्या होता है बच्चों में। संवेगात्मक विकास आपसे पूछा जाएगा कि संवेगात्मक विकास क्या होते हैं। तो देखिए, क्या कहा जाएगा कि संवेगात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन संवेग चेतना की व्यवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व होते हैं रॉस के द्वारा। ठीक है? तो ये होते हैं संवेगात्मक विकास। देखिए, क्या होता है जो समझिए कि जब राग आत्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो संवेद उत्पन्न होता है। ये बात किसके द्वारा कहा गया? देखिए, संवेगात्मक विकास में ये कथन वैज्ञानिक के द्वारा, जैसे रॉस के द्वारा क्या कहा गया था कि संवेग चेतना की व्यवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व होता है।
ये बहुत सारे संवेगात्मक कथन है। संवेग चेतना, आपसे प्रश्न पूछेगा कि रॉस के द्वारा संवेगात्मक विकास के बारे में क्या कहा गया, तो वो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा, संवेग चेतना की व्यवस्था जिसमें रागात्मक तत्व होता है। फिर विलेंटाइन के द्वारा क्या कहा जा रहा है, जब राग आत्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेद उत्पन्न होता है। फिर गेलार्ड के द्वारा क्या कहा गया, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। गेलार्ड के द्वारा क्या कहा गया, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। फिर स्किनर के द्वारा क्या कहा गया, शिशु का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे स्पष्ट होता है। ये स्किनर कह रहा कि शिशु का जो संवेगात्मक विकास है वह धीरे धीरे स्पष्ट होगा। जैसे जैसे शिशुओं में क्या क्या होते हैं, पहले 0 महीना तो उत्तेजना, फिर 1 महीना में वह पीड़ा और आनंद लेने लगते हैं, 3 महीना में क्रोध आता है उसके अंदर, ये सब उसके अंदर विकास है, संवेगात्मक विकास है। ये शिशु अवस्था में, ये बालक अवस्था में, ये किशोरावस्था में। तो शिशु अवस्था में पहले उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, 1 महीना का बच्चा, 3 महीना के बच्चे क्रोध करने लगते हैं, 4 महीने के बच्चे परेशानी, 5 महीने का बच्चे भय, 10 माह के बच्चे जब होते हैं तो प्रेम, जब 15 महीने अर्थात 1.5 साल के होते हैं तो ईर्ष्या जलन करने लगता है, और जब 2 साल के होते हैं तो वो खुशी के अंदर, उसके अंदर संवेगात्मक विकास होता है। फिर बालकों में यह संवेग में स्थापित होते हैं, संवेग में समायोजन होते हैं, भावना प्रकट करने लगते हैं, और बच्चे किशोरावस्था में संवेग में परिपक्वता होती है, संवेग में तीव्रता होती है, और समय पर संवेग का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इस हिसाब से उसके अंदर क्या होते हैं, विकास होते हैं। जैसे यहां पे क्या कहा जा रहा, मैकडूगल के अनुसार संवेग की मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। मतलब कौन कौन से संवेग की मूल प्रवृत्ति है ये स्पष्ट कौन किया है, तो मैकडूगल। कौन किए हैं, मैकडूगल। ये सब आधुनिक ही वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। जैसे उनके द्वारा 14 को बताया गया है संवेग की मूल प्रवृत्ति। कौन कौन, पलायन से भाग जाना, क्रोध होता है, युतिष्या निवृत्ति से घृणा होती है, पुत्र कामना, वात्सल्य होता है, शरणागत करुणा, काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा जब कोई चीज के जानने का होता है तो आश्चर्य होता है, दीनता, आत्महीनता होती है, आत्मगौरव, आत्माभिमान होता है, सामूहिक, अकेलापन, भोजनावेशन से भूख होता है, संग्रह से अधिकार होता है, रचना से कृति होती है, और हास्य से मनोविदा होता है। ये चीजों को फिर से पढ़िए। देखिए मैकडोनल्ड के अनुसार क्या कहा जा रहा है, संवेग की मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। जैसे पलायन से भय होता है उसके अंदर, जब उस संवेग उत्पन्न होगा, युगतिष्का अगर संवेग उत्पन्न हुआ तो क्रोध होगा, निवृत्ति संवेग से घृणा, पुत्र कामना संवेग से वात्सल्य, शरणागत संवेग से करुणा, काम प्रवृत्ति संवेग से कामुकता, जिज्ञासा संवेग से आश्चर्य, दीनता संवेग से आत्महीनता, और आत्मगौरव संवेग से आत्माभिमान, और सामूहिक संवेग से अकेलापन, और भोजना विशेष संवेग से भूख, संग्रह संवेग से अधिकार, रचना संवेग से कृति, और हास्य संवेग से मनोविनोद। ठीक है, मनोविनोद ऐसा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया था, फिलहाल माइक जो हम जिस माइक से क्लास ले रहे थे वो माइक ऑफ हो गया, और अभी हम विदाउट माइक क्लास लेंगे, विदाउट माइक क्लास लेंगे, क्योंकि रुकने वाले नहीं है, जो ठान लिए हैं सो ठान लिए। और आज 31 दिसंबर दंगल खड़ा ही करके रहेंगे, दंगल खड़ा ही करके मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, आगे क्या टॉपिक्स दिया है उस टॉपिक्स पे हम सब चर्च करते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व